Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Professor Muhammad Shehzad from the Department of Computer Science, City College, मुल्तान. आज के इस लेक्चर में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ. प्रीवियस हमारे इस कोर्स के 2 लेक्चर हो चुके हैं. उम्मीद है आपको समझ आए होंगे. अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है, कुछ डिस्कस करना है, तो आप जो है ना मुझसे डिस्कस कर सकते हैं. बेटा आज का जो लेक्चर है सिस्टम एंड नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन का, उसमें हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे. लेक्चर नंबर 3 है आज हमारा, और वह है कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर. सिस्टम कंपोनेंट्स हमने देखने हैं. सिस्टम कंपोनेंट्स में जो हमारा ओवरऑल इस वीक में 2 लेक्चर हैं, तो वीकली जो एजेंडा होगा कि हमने जो टॉपिक्स कवर करने होंगे इस चैप्टर के. फर्स्ट वी हैव टू स्टडी अबाउट व्हाट इज ह्यूमन कंप्यूटर सिस्टम, व्हाट आर देयर कंपोनेंट्स, जिसमें कंप्यूटर और उस कंप्यूटर के बारे में थोड़ी बहुत डिटेल पढ़ेंगे. ऑपरेटिंग सिस्टम, फाइल सिस्टम एंड प्रोसेस कंट्रोल. आइए स्टार्ट करते हैं. व्हाट इज अ सिस्टम? सिस्टम क्या है? देखिए, पहले भी प्रीवियस लेक्चर के अंदर आप लोगों ने सिस्टम के बारे में पढ़ा है, और आज अगेन हम उसको रिपीट कर रहे हैं. देखिए, सिस्टम सिर्फ और सिर्फ आप एक कंप्यूटर को नहीं कह सकते. वो भी आप मैं अगर रियल वर्ल्ड सिस्टम्स की बात करूं, क्योंकि हमने सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन की बात की, अगर थोड़ा सा हम कंप्यूटर से हट के बात करें तो सिस्टम एग्जिस्ट करते हैं. कैसे? फॉर एग्जांपल, आपके इस कॉलेज में, सिटी कॉलेज का एक सिस्टम है, जिसमें इकबाल कैंपस का अपना एक सिस्टम है, जिसकी जो मैनेजमेंट हैं, इनके जो है वो हेड्स हैं, वो मैनेज कर रहे हैं. तो अगर हम कंप्यूटर सिस्टम की बात करें तो वो सिर्फ एक कंप्यूटर पे महदूद नहीं है, क्योंकि जब आप एक ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं तो उसके अंदर एक नेटवर्क भी मौजूद होता है. उसके अंदर नेटवर्क में फिर आपको पता है कि एक कंप्यूटर नहीं, एक से ज़्यादा कंप्यूटर होते हैं. तो सिस्टम जो वर्ड है वो सिर्फ एक ही कंप्यूटर पे डिपेंड नहीं करता, यानी कि एक ही कंप्यूटर से रिलेटेड नहीं है सिस्टम. कि हम जाते हैं, हम सिस्टम परचेज़ करना चाह रहे हैं, तो वो एक सिस्टम को सिस्टम कह सकते हैं, लेकिन सिर्फ उसी को ही नहीं कह सकते. तो सिस्टम जो है वो रेफर करता है बोथ ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ द कंप्यूटर, collectively the set of computers that cooperate in a network. देखिए, इसके अंदर एक बात क्लियर है कि वो एक तो ऑपरेटिंग सिस्टम उसका लाजमी होगा. कंप्यूटर सिस्टम को हम डिफाइन करने जा रहे हैं. कंप्यूटर साइंस की फील्ड में सिस्टम क्या है? collectively the set of computers that cooperate in a network. और नेटवर्क के अंदर जितने भी कंप्यूटर्स होंगे उन तो कलेक्टिवली अगर उन तमाम को देखा जाए तो वो भी क्या होते हैं? एक सिस्टम. तो ऑपरेटिंग सिस्टम प्लस सेट ऑफ कंप्यूटर्स जो कि नेटवर्क का पार्ट होंगे. ह्यूमन कंप्यूटर सिस्टम की जो डेफिनेशन है वो देखते हैं. ह्यूमन कंप्यूटर सिस्टम, बिकॉज कंप्यूटर सिस्टम जो है सिर्फ अलग से ही कोई सिर्फ वही एक सिस्टम नहीं है, उसमें ह्यूमन का एक रोल होता है. रोल ऑफ ह्यूमन हम पढ़ चुके हैं लास्ट टाइम. तो इसलिए आज हम देखने लगे हैं कि ह्यूमन कंप्यूटर सिस्टम तो हमें पता है, लेकिन ह्यूमन कंप्यूटर सिस्टम क्या है? एन ऑर्गेनाइज्ड कोलैबोरेशन बिटवीन ह्यूमन एंड कंप्यूटर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम और प्रोवाइड अ सर्विस. देखिए, कोई भी सर्विस प्रोवाइड करना चाह रहे हैं या कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना चाह रहे हैं, तो कंप्यूटर और आप जब मिल के ये टास्क परफॉर्म करेंगे तो उस वक्त एक क्या होगा? ह्यूमन कंप्यूटर सिस्टम होगा. ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं. व्हाट इज द नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर? हमारे इस कंप्यूटर सिस्टम का जो नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा?
देखिए जी, ह्यूमन कंप्यूटर सिस्टम के 3 जो है ना वो मेन कंपोनेंट्स होते हैं। ह्यूमन कंप्यूटर सिस्टम जो प्रीवियसली हमने डेफिनेशन भी देखी है, इसके 3 बेटा मेन कंपोनेंट्स हैं। फर्स्ट इज ह्यूमन, सेकंड इज होस्ट कंप्यूटर्स एंड थर्ड इज नेटवर्क हार्डवेयर। अगर हम देखें ह्यूमन के बारे में थोड़ा पढ़ें कि इस ह्यूमन कंप्यूटर सिस्टम के अंदर ह्यूमन का क्या रोल है या ह्यूमन कौन होता है, हु यूज एंड रन द फिक्स्ड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड काज मोस्ट प्रॉब्लम। देखिए जी, हमारा काम तो है जी पहले से ही बना हुआ एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, हम उसी को क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, और अक्सर प्रॉब्लम्स भी फिर क्या होते हैं हमारी वजह से आ जाते हैं, ह्यूमंस की वजह से। होस्ट कंप्यूटर्स क्या होते हैं जी? कंप्यूटर डिवाइस दैट रन्स सॉफ्टवेयर इधर इन फिक्स्ड और मोबाइल लोकेशन। देखिए, ये कोई भी कंप्यूटर डिवाइस होगी, होस्ट कंप्यूटर जो है ना, जो कि सॉफ्टवेयर जिनके ऊपर रन हो रहे होते हैं वो एक फिक्स लोकेशन पे भी हो सकते हैं या किसी वेरिएबल लोकेशन पे भी हो सकते हैं। मोबाइल यानी कि चलते फिरते भी आप अपना मोबाइल फ़ोन जिस तरह, तो ये इसकी जो मोबाइल लोकेशन का मतलब ये है कि चलते फिरते आप उस चीज़ को लेके फिर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। मूवेबल लोकेशन होती है, चेंजिंग लोकेशन होती है कि विद इन द अमाउंट ऑफ टाइम के आपकी लोकेशन भी क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है। नेक्स्ट इज नेटवर्क हार्डवेयर। थर्ड जो कंपोनेंट है आपके ह्यूमन कंप्यूटर सिस्टम का वो है नेटवर्क हार्डवेयर। नेटवर्क हार्डवेयर में वो तमाम स्पेशल डिवाइसेस इंक्लूड होती हैं, शामिल होती हैं, जो कि आपके कंप्यूटर सिस्टम के नेटवर्क के अंदर इस्तेमाल होती हैं। तो बेटा याद रहे कि वैसे आप लोगों ने ये सारी चीज़ें पढ़ी हुई हैं पहले से कि नेटवर्क हार्डवेयर कौन कौन सा जो नेटवर्क के अंदर इस्तेमाल होता है, कंप्यूटर नेटवर्क्स के कोर्स में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। बट अगेन भी हम इसको जो है ना थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते जाएंगे, जिसमें नेटवर्क हार्डवेयर में पहले जी डेडिकेटिंग कंप्यूटिंग डिवाइस होगी कोई ना कोई। इसका काम क्या होता है कि डायरेक्ट ट्रैफिक अराउंड द इंटरनेट के ऊपर डायरेक्टली ट्रैफिक जो है ना कंट्रोल करना, सेंड रिसीव, ये सारा काम जो होता है ना उसी कंप्यूटिंग डिवाइस का होता है। राउटर्स होते हैं जो कि आपको पता है कि आईपी एड्रेस लेवल पे काम करते हैं, लेयर 3 पे, ये ऐसे मॉडल की लेयर 3 के बारे में कह रहे हैं। स्विचेस होते हैं, स्विचेस जो है ये भी फिक्स्ड हार्डवेयर डिवाइस है दैट डायरेक्ट ट्रैफिक अराउंड द लोकल एरिया नेटवर्क। लैन के ऊपर जब कोई ट्रैफिक डाटा ट्रांसफ़र करना हो तो हम क्या करते हैं, स्विचेस का सहारा लेते हैं, इनको यूज़ कर सकते हैं। स्विचेस स्टार्ट एट द लेवल ईथरनेट, वो लेवल किस पे करता है, आईपी एड्रेस लेवल, और ये ईथरनेट या लेयर 2 पे, वो लेयर 3 पे। केबल्स यूज़ करते हैं हम। केबल्स में क्या होता है कि वो डिफरेंट टाइप्स की केबल हम जो कि देखिए ना, आपने कोई भी एक नेटवर्क कंपोनेंट यूज़ करना है, कोई भी होस्ट कंप्यूटर यूज़ करना है, डेफिनेटली जब आप नेटवर्क बना रहे हैं तो उसके अंदर क्या यूज़ होगा, उसके अंदर फिर आप उनको फिजिकली अटैच करेंगे या कोई वायरलेस मीडिया अटैच करेंगे। लेकिन अब अगर केबल्स की बात की जाए तो ये फिजिकली होती है, मौजूद होती है हमारे पास, ट्विस्टेड पेयर भी हो सकती हैं, फाइबर ऑप्टिक भी हो सकती हैं, या नॉन मोडेम केबल्स भी हो सकती है जो कि इंटरकनेक्ट करती हैं। ये एक नेटवर्क का इंफ्रास्ट्रक्चर है। इसके अंदर ये देखें तो ये जो सर्विसेज हैं ये डिपेंड कर रही हैं फिजिकल नेटवर्क पर। फिजिकल नेटवर्क होगा तो सर्विसेज जो है ना हमें जो है ना प्रोवाइड हो सकती हैं नेटवर्क से रिलेटेड। फिजिकल जैसे इंटरनेट है तो वो एक फिजिकल नेटवर्क है, हम उससे सर्विसेज ले सकते हैं। दूसरा जो है सर्विसेज डिपेंड करती हैं यूज़र्स पे कि यूज़र, कुछ सर्विसेज देखें यूज़र्स और फिजिकल नेटवर्क लिंक्ड हैं थ्रू सर्विसेज के। इट मीन्स कि यूज़र सर्विसेज यहाँ से गेट भी कर सकते हैं और जो है ना कोई ना कोई सर्विसेज यूज़र्स देते भी हैं। टीम नेटवर्क है, यहाँ पर भी जो है ना टीम नेटवर्क में क्या होगा, एक्चुअल में क्या होंगे, यूज़र्स ही होंगे। तो जो सर्विसेज हैं इस वक्त ये होस्ट, यूज़र्स, टीम नेटवर्क एंड फिजिकल नेटवर्क, इन तमाम पे जो है ना ये सर्विसेज डिपेंड कर रही हैं। तो ये पूरी एक क्या बन जाती है, नेटवर्क कम्युनिटी बन जाती है। तो नेटवर्क कम्युनिटी का ये सारे जो है ना उसका पार्ट है। होस्ट में इंस्टॉलेशन, मेंटेनेंस, अपग्रेड ये यूज़र्स करते हैं। फिर देखें यूज़र सर्विसेज दे रहे हैं कैसे कि होस्ट कंप्यूटर्स के ऊपर उन्होंने ये सारी चीज़ें करनी है और करने के बाद उसके बाद सर्विसेज ये किसके थ्रू, फिजिकल नेटवर्क के थ्रू जाएंगी। अब ये इंस्टॉलेशन इनके पास होस्ट के पास होगी और फिजिकल नेटवर्क से वो इसको क्या कर सकते हैं, गेट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास जो कंपोनेंट ऑफ नेटवर्क में, कंपोनेंट्स ऑफ सिस्टम में कंप्यूटर्स, कि जब हम सिस्टम को एडमिनिस्ट्रेशन करनी है हमने, तो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन में हमारे पास कंप्यूटर्स का होना लाजमी है। विदाउट कंप्यूटर हम सिस्टम को एडमिनिस्ट्रेट, जाहिर सी बात है, देखिए सिस्टम होगा
तो हम एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं, या नेटवर्क तभी बनेगा अगर आपके पास कंप्यूटर होगा। तो ये कंपोनेंट है जो कि सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन का कंपोनेंट है। नाउ हमें पता है कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है, जो कि डेफिनेशन आप शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं उसकी। डाटा प्रोसेस करती है, इनपुट लेती है, फिर प्रोसेस करती है और उसके बाद आपको कोई ना कोई आउटपुट दे देती है। और एक जो है ना सिस्टम सॉफ्टवेयर के बिहाफ पे वर्क करती है, जो कि उसको एनेबल बनाता है कि वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। हर कंप्यूटर का जो है ना क्लॉक यानी कि CPU होगा, जो कि क्लॉक रेट्स होते हैं ना, क्लॉक टिक्स होते हैं, जिसके बिहाफ पे वो CPU जो होता है ना वो एग्जीक्यूशन परफॉर्म कर रहा होता है, कैलकुलेशन परफॉर्म कर रहा होता है, वो CPU। तो सिंपल समझ लें अगर, तो कि हर कंप्यूटर का क्या होता है, एक CPU होता है या एक क्लॉक होती है, क्लॉक टिक्स होते हैं, उसके क्लॉक टिक्स ही CPU को ड्राइव कर रहे होते हैं। रैम होती है, ये लाजमी है, जो कि एग्जीक्यूशन के दौरान ऐसी प्राइमरी मेमोरी हम यूज़ करते हैं, जो भी हमने टास्क परफॉर्म करना होता है वो पहले रैम में लोड होता है। एरे ऑफ अदर डिवाइसेस, अब दूसरी डिवाइसेस भी बहुत सारी होती हैं, जिसके अंदर आप ये देख लें कि उसमें उन डिवाइसेस में क्या क्या हो सकती है। हार्ड डिस्क हो सकती है, उन डिवाइसेस में जो है ना कैशे हो सकती है, उन डिवाइसेस में रोम हो सकती है, बहुत सारी डिवाइसेस, CD-ROM है, ये सारे बहुत सारी डिवाइसेस और भी है, ठीक है, जो कि क्या होती है, यूज़ होती है, ताकि जिस मकसद के लिए उन डिवाइसेस, जिस मकसद के लिए कंप्यूटर बनाया गया है, तो वो उसके लिए एक कंप्लीट एक सिस्टम बन सके। और उनमें अदर सॉफ्टवेयर, अदर हार्डवेयर की ज़रूरत भी हमें पड़ती है, अदर डिवाइसेस की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें अगर आउटपुट देखनी है तो हमें स्क्रीन की ज़रूरत पड़ेगी, अगर हमने इनपुट देनी है तो हमें कीबोर्ड की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये सारी डिवाइसेस की एक फिजिकल अरेंजमेंट होगी फिर कि वो उनको आपस में कनेक्ट किया जाएगा, ताकि वो जो है ना आपस में मिल के काम करें और वो टास्क कंप्लीट हो जाए जिस मकसद के लिए उसे बनाया गया। CPU is designed to run program, read write to hardware devices। CPU डिज़ाइन किया जाता है कि वो प्रोग्राम्स को रन करे, रीड राइट करे हार्डवेयर डिवाइसेस पे। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ना वो मोर इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि पहले हम पढ़ चुके हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम ही है जो कि आपके कंप्यूटर को इस काबिल बनाता है कि आप उसे यूज़ कर सकते हैं और उससे कम्युनिकेट कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर लेयर प्रोवाइड वर्किंग एब्स्ट्रैक्शन फॉर प्रोग्रामर्स एंड यूज़र एंड कंसिस्ट ऑफ फाइल्स, प्रोसेस एंड सर्विसेज। देखिए, सॉफ्टवेयर लेयर की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो एक्चुअल में ये जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये हार्डवेयर के ऊपर एक सॉफ्टवेयर लेयर प्रोवाइड करता है, जो कि अगर हम बात करें इन डिटेल, ऑपरेटिंग सिस्टम का एक तो फ्रंट एंड होता है जो कि आपके सामने होता है, दूसरा होता है बैक एंड पे एक प्रोग्राम उसका एक इन्वॉल्व होता है, कर्नल हम उसे कहते हैं। तो वो एक्चुअल में हमें एब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइड करता है। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब ये हुआ कि एब्स्ट्रैक्शन क्या होती है, पहले तो ये देखें ना। एब्स्ट्रैक्शन में बेटा इसका मतलब एक दो पॉइंट से, दो बातों से साफ हो जाएगा कि कंप्यूटर ने क्या किया ये तो, या कंप्यूटर ने क्या करना है ये तो आप उसे बता देते हैं, लेकिन उसने कैसे करना है ये आप उसे नहीं बताते। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब कंप्यूटर आप से कमांड एक्सेप्ट कर लेता है, फिर उस कमांड के रिजल्ट्स वो कैसे निकालता है, कैसे जो है ना उसने, फॉर एग्जांपल आपने कॉपी की कमांड दी है, डाटा कॉपी करना है USB से सिस्टम में, आपने कॉपी की कमांड दे दी है। तो बेटा कॉपी की कमांड देने के लिए आपने उसको राइट क्लिक किया, कॉपी किया। अब कंप्यूटर ने कमांड तो आपसे ले ली, लेकिन बैकएंड पे उसे किस तरह वो कॉपी कर रहा है ये आपको नहीं पता। वो बैकएंड पे हार्डवेयर यानी कि हार्ड डिस्क के कौन से सेक्टर पे राइट कर रहा है, कौन से ट्रैक पे राइट कर रहा है, ये आपको नहीं पता। इट मीन्स उसने यूज़र को सिर्फ और सिर्फ वही शो करवाना है जिससे उसे कंसर्न है। यूज़र को कंसर्न है कि कॉपी की कमांड उसने देनी होती है, उसने डाटा कॉपी करना है। वो कॉपी कैसे करना है यूज़र को इस चीज़ से कंसर्न नहीं है। यूज़र आपको कंसर्न है कि आपका डाटा कंप्यूटर में कॉपी हो जाए, कैसे हो जाए आपका इससे क्या। तो एक्चुअल में इस चीज़ को एब्स्ट्रैक्शन कहते हैं कि एब्स्ट्रैक्शन में कंप्यूटर आपको सिर्फ और सिर्फ वो चीज़ शो करवाता है जिससे आपका कंसर्न होता है, वो चीज़ आपसे हाइड कर देता है जो जिससे आपका कंसर्न नहीं होता। इस चीज़ को एब्स्ट्रैक्शन कहा जाता है। तो वर्किंग एब्स्ट्रैक्शन का मतलब ये जो सॉफ्टवेयर लेयर होती है, ये जो कर्नल होता है जो कि हार्डवेयर के ऊपर इंस्टॉल होता है, उसके बाद फिर आगे GUI इंटरफेस, GUI इंटरफेस होता है, आप उसे यूज़ करते हैं। तो बैकएंड पे वो एक वर्किंग एब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइड कर रहा होता है जो कि आपसे वो सारी चीज़ें हाइड कर ली जाती हैं जिनका आपसे कंसर्न नहीं होता। ओके, नेटवर्क इज़ नेक्स्ट की बात करें तो हमारे पास नेटवर्क जो है वो भी उसके अंदर इस्तेमाल होता है, हमारे कंप्यूटर का पार्ट होता है।
पार्ट ऑफ सिस्टम होता है। ऑल दिस पार्ट एंड लेवल आर वर्किंग टुगेदर, और ये तमाम पार्ट जो हैं ये आपस में क्या करते हैं, वर्क करते हैं। कंप्यूटर के अंदर NIC लगा होता है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड लगा होता है, जिसके थ्रू फिर वो आपका लैपटॉप या कंप्यूटर जो है ना वो नेटवर्क के साथ क्या होता है, कनेक्ट होता है। अच्छा जी, हैंडलिंग हार्डवेयर। जब भी सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर को चाहिए कि जब भी वो किसी सिस्टम को एडमिनिस्ट्रेट करने की ट्राई कर रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसके पास नॉलेज होना ज़रूरी है कि मैंने उस हार्डवेयर को कैसे जो है हैंडल करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अच्छा एक चीज़ ये होती है कि आपने हमेशा दिमाग में ये बात रखनी है, अगर आप कहीं भी सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की जॉब कर रहे हैं, कि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं वो बहुत ही सेंसिटिव होते हैं और इजीली ब्रेकआउट हो जाते हैं, ब्रेक डाउन हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं। आपने कभी भी ये नहीं सोचना कि ये कि उसको लाइट नहीं लेना कि अगर चीज़ कोई गिर भी जाएगी, अगर कोई कंपोनेंट को मुझसे कोई गलती हो भी जाएगी तो उसको कुछ नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना। आपने हमेशा उसको एक सेंसिटिव कंपोनेंट समझ के डील करना होता है, हर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब आप क्या करते हैं कि कोई भी पावर जो है ना इंसर्ट करते, कोई भी न्यू डिवाइस आप इंसर्ट करते हैं, तो उसके लिए फिर आपको ये देखना ज़रूरी होता है कि पहले से कुछ चीज़ें, देखिए कुछ डिवाइसेस ऐसी पहले से कुछ चीज़ें जो है वो ठीक से चल रही हैं या कोई सिस्टम में प्रॉब्लम आ रहा है, तो अगर आपने उसमें पावर इंसर्ट करनी है, उसको ऑन करना है या ऑफ़ करना है। एग्ज़ाम्पल देता हूँ, आपने केबल उधर से बोर्ड में लगा दी है, या आपकी केबल जो आप लगाना चाह रहे हैं उस केबल में ऑलरेडी पावर इस वक्त मौजूद है और आप उसको डायरेक्ट जो है ना वो प्लग कर रहे हैं, तो ख़तरा ये होता है कि वहाँ पर फिर वो जो अंदर कंपोनेंट्स होते हैं, अचानक पावर मिलने से क्या होता है कि उनको बीच में कनेक्शन के दौरान वो पावर की कमी बेशी हो सकती है और स्पार्किंग हो सकती है, जिसकी वजह से फिर क्या होता है कि उसके जो अंदर कंपोनेंट्स होते हैं उनके डैमेज होने का ख़तरा होता है। तो इसलिए तसल्ली से कि जब भी आप इस तरह की न्यू केबल्स या पावर प्लग इन कर रहे हूँ, आप इंसर्ट कर रहे हूँ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो होते हैं ना उसकी जो पावर होता है उसको स्विच ऑफ कर लिया जाता है। ठीक हो गया। या आप डायरेक्ट शट डाउन कर रहे हैं, अगर फॉर एग्जांपल सिस्टम चल रहा है और आपने डायरेक्ट जो है वो केबल निकाल ली, पावर को अचानक से निकाल दिया शट डाउन किए बगैर, तो ये भी डैमेज कर देता है आपके डाटा को, भी डाटा लॉस का चांस भी हो सकता है और आपके यहाँ से जो है ना कोई सिस्टम सॉफ्टवेयर का इशू भी हो सकता है। तो ख्याल किया करें इस बात का। नेक्स्ट है टेक केयर व्हेन इंसर्टिंग द मल्टी पिन। देखिए जब आप कनेक्टर लगाते हैं, फॉर एग्जांपल आप VGA केबल लगाते हैं तो उसके अंदर पिन्स होती हैं, ठीक है। आपने ये देखना होता है कि वो जो कनेक्टर है और वो जो इंटरफेस है यानी कि जो पोर्ट है जिसके ऊपर आप लगा रहे हैं, अब वो पिन्स की जो डायरेक्शन होती है ना उसको सामने रखना होता है आपने कि वो बिल्कुल सीधी होती है। अगर वो सीधी हैं तो फिर कहीं से आगे कोई एक पिन भी टेढ़ी नहीं होनी चाहिए, मुड़ी हुई नहीं होनी चाहिए, ज़रा उसको देख लिया करें। जब आप ये हैंडलिंग हार्डवेयर स्ट्रेटजीज़ हैं जिसके अंदर आपको हार्डवेयर को हर लिहाज से बिल्कुल ऐसा नहीं है कि देखे बगैर आप उसे अंदर पिन कर दें और कोई एक केबल एक उसकी जो है ना पिन भी टेढ़ी हो गई तो वो आपके जो है ना सिस्टम को डैमेज कर सकती है। तो इसलिए इस चीज़ का ख्याल रखा करें। उसके बाद है मोर रीड इंस्ट्रक्शंस। देखिए जब भी आप हार्डवेयर के साथ डील कर रहे हैं, कोई न्यू हार्डवेयर आपने परचेज़ किया है, कोई ऐसी डिवाइस आप लेके आए हैं जिसको आपने सिस्टम के साथ अटैच करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसे अटैच करने से पहले ये मत सोचा करें कि आपको इसके बारे में सारा कुछ पता है या अपने अंदाजे लगा ले यहाँ लग जाएगी तो इसको यूँ ओपन करना है, ऐसा नहीं है। उसके साथ एक मैनुअल्स आपके पास एक मैनुअल मौजूद होता है, उस मैनुअल को रीड किया करें, उसकी इंस्ट्रक्शंस रीड किया करें, उसके बाद जो है उसको आप अपने सिस्टम के साथ अटैच करें। इंटरफेस एंड कनेक्टर, अभी बात मैंने आपसे की थी कि जो इंटरफेस एंड कनेक्टर्स हैं कि इंटरफेस पे आप कनेक्टर जब लगाते हैं, दोनों को केबल्स वगैरह लगाते हैं, तो ख्याल करना होता है कि कहीं से पिंस वगैरह जो है ना वो उनकी डायरेक्शन चेंज ना हो गई हो, वो बिल्कुल स्ट्रेट सेम डायरेक्शन में होनी चाहिए। हैंडलिंग कंपोनेंट्स में ये है कि आपने कंपोनेंट्स को हैंडल करना होता है। कौन से कंपोनेंट्स को? जो कि सिस्टम के अंदर लगे। फॉर एग्जांपल CMOS बैटरी होती है, उसका ख्याल करना है आपने। उसमें अचानक से ऐसा होता है कि उसको वोल्टेज जो CMOS बैटरी है ना या उनको कुछ ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं सिस्टम के जिनको बहुत कम वोल्टेज चाहिए होती है। अब यहाँ पर आपने इस बात का ख्याल करना है कि कहीं से भी कोई ऐसा काम ना हो जाए। फॉर एग्जांपल जब आप ऐसे ज़मीन पे खड़े होते हैं
और आपने इंसुलेटिंग शूज़ पहने होते हैं, तो उस वक्त आपकी बॉडी में ना एक स्टैटिक चार्ज पैदा हो जाता है। उससे जब आप किसी भी ऐसे कंपोनेंट को डील करने लगते हैं जो कंपोनेंट जो है ना बहुत कम वोल्टेज लेता है, बहुत कम, फॉर एग्जाम्पल 5 वोल्ट के करीब लेता है, तो उस वक्त वो जो जितना स्टैटिक चार्ज आपकी बॉडी में जमा होता है ना, वो उस क्योंकि स्टैटिक चार्ज ज़्यादा होता है और उसको कम, जब आप उसको टच करते हैं तो टच करने से फिर क्या होता है, वो उसका ब्रेक डाउन होने का जो है ना, ब्लैकआउट होने का खदशा होता है। तो इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जहाँ पर ये वोल्टेज बहुत कम जिन डिवाइसेस को ज़रूरत है उनको हाथ लगाते दौरान आप इंसुलेटिंग जो है ना शूज़ वगैरह यूज़ ना किया करें। हाँ, अगर वोल्टेज ज़्यादा है, यानी कि ऐसे कंपोनेंट्स को आप टच कर रहे हैं जिसमें हाई वोल्टेज होते हैं, तो वहाँ पर जो है ना ये बेस्ट होता है कि आप इंसुलेटिंग शूज़ वगैरह पहन सकते हैं। नेक्स्ट है जी डिस्क। डिस्क को मैनेज करना, यानी कि डिस्क को हैंडल करना भी आपको पता होना चाहिए कि डिस्क कैसे, कौन सी डिस्क परचेज़ करनी है मैंने, और उसकी अमाउंट देख के, उसका जो है ना आर्किटेक्चर देख के, ये सारी चीज़ें देख के ही आपने उसको अपने सिस्टम के साथ अटैच करना है। मेमोरी देखनी है, देखिए ना, मेमोरी मीन्स रैम है, रैम डिफरेंट जो है ना टाइप्स की होती हैं। आपने ये देखना है कि एक तो आपका सिस्टम कितने अमाउंट ऑफ रैम को सपोर्टेड है। ऐसा नहीं है कि फॉर एग्जांपल मेरे लैपटॉप का मदरबोर्ड मैक्सिमम 8 GB की रैम को सपोर्ट करता है, और मैं अगर उसके अंदर 12 GB या उससे 8 GB से ज़्यादा की रैम लगा दूंगा, तो उससे जो है ना वो फिर उसको सपोर्ट नहीं करेगा। तो ये पता होना चाहिए आप, उससे फिर क्या होगा, उससे फिर मेरे सिस्टम को ही नुकसान पहुंचेगा अगर मैंने ज़्यादा रैम लगा दी है, तो उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा लगा दी है। तो लिहाजा ख्याल रखना चाहिए इस बात का भी कि कौन सी मेमोरी आप लगा रहे हैं और कितनी मेमोरी आपके सिस्टम पे सपोर्टेबल है या नहीं है। साइज़ भी देखना होता है कि अब ऐसा भी हर वक्त नहीं, ऐसा नहीं होता कि आपके पास जो सिस्टम है उसके ऊपर सेम साइज़ की रैम जो होगी ना वो वहाँ पे लगेगी। अच्छा, काफ़ी सारे अदर इन्वायरमेंट एंड वेदर जो है ना वो अफेक्ट करते हैं आपके हार्डवेयर पे, आपके सिस्टम पे, जैसे लाइटनिंग है। अच्छा, जो डायरेक्ट स्ट्राइक होती है ना लाइटनिंग की, जो बिजली, मैं वेदर की बात कर रहा हूँ, तो जो डायरेक्ट स्ट्राइक होती है वो आपके सिस्टम को या बड़े बड़े डाटा सेंटर्स को, सर्वर्स को क्या करती है, नुकसान पहुँचाती है। तो अब डायरेक्ट स्ट्राइक से तो बचा नहीं जा सकता, लेकिन इसको ओवरकम करने के लिए थोड़ा सा हम कम कर सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉनिक स्पाइक प्रोटेक्टर्स होते हैं जो कि यूज़ करते हैं कि अगर लाइटनिंग की डायरेक्ट स्ट्राइक नहीं है, थोड़ा बहुत दूर से उसको स्ट्राइक किया है, तो उस वक्त ये तो जो है ना वो हेल्प कर सकते हैं, बट नॉट विल प्रोटेक्ट अगेंस्ट अ डायरेक्ट स्ट्राइक। वही बात हो गई ना कि ये डायरेक्ट स्ट्राइक से आपको प्रोटेक्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट है जी पावर लॉस का ना यहाँ पर ख्याल रखना होता है कि आपके सिस्टम को जितनी पावर रिक्वायर्ड है ना, वो हर वक्त उतनी, जितने वोल्टेज रिक्वायर्ड हैं उतने होने चाहिए, वोल्टेज डाउन नहीं होने चाहिए। और अगर अचानक से लाइट चली जाती है और आपका सिस्टम वर्किंग स्टेट में था, सर्वर्स जो थे, तो वहाँ पर आपके पास ना क्या होना चाहिए कि सिस्टम को, लाइट चली भी गई है तो सिस्टम चलता रहे, उसके लिए फिर आपके पास यूपीएस जो है ना हेल्पफुल हो सकता है। इस चीज़ का ख्याल रखना है। नेक्स्ट है बेटा हीट। आपको पता है कि हीट जो है ना वो हमारे सिस्टम पे जो है ना वो इम्पैक्ट करती है, क्योंकि उसके अंदर काफ़ी सारे कंपोनेंट्स जो होते हैं वो मेटल के होते हैं, और मेटल जो है ना ज़्यादा हीट होने पे वो एक्सपैंड हो जाती हैं। तो इस वजह से जो हीट है उसको हमने कम से कम रखना है, वेंटिलेशन जो हो वो अच्छे हो, और ताकि इलेक्ट्रिकल फॉल्ट से क्या किया जा सके, बचा जा सके। कोल्ड एंड ह्यूमिडिटी भी क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। तो इन चीज़ों का भी, यानी कि ये जो इन्वायरमेंट या वेदर फैक्टर्स हैं, इनको भी अपने जहन में रखना है कि आपने हार्डवेयर, क्योंकि आपने हार्डवेयर को हैंडल करना है, तो ये चीज़ें हार्डवेयर पे इम्पैक्ट करती हैं। तो ये एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर को पता होता है कि मेरे पास जो इस वक्त सिस्टम मौजूद है वहाँ पर मैंने टेम्परेचर मिनिमम कितना रखना है, ठीक है, और किस सीज़न में जो है ना इसके ह्यूमिडिटी के चांस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वो उससे जो है वो नमी बढ़ने से भी मेरे हार्डवेयर सर्किट्स जो होते हैं वो ख़राब हो सकते हैं, उनका प्रॉब्लम हो सकता है, शॉर्ट सर्किट हो सकते हैं ह्यूमिडिटी की वजह से। तो ये सारी चीज़ें कीप इन माइंड रखनी है आप लोगों ने। नेक्स्ट बेटा है आपके पास जो कंपोनेंट है, फर्स्ट हमने देखा कंप्यूटर, और उस कंप्यूटर से रिलेटेड हमने देखा, अब है नेक्स्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम। ये ऑपरेटिंग सिस्टम हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि ये
एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो कि आपके कंप्यूटर को क्या कर रहा होता है, होल्ड कर रहा होता है, और ये एक टेक्निकल लेयर ऑफ सॉफ्टवेयर होती है जो कि अगर मैं इस डायग्राम को देखूं तो इस डायग्राम में सबसे नीचे देख सकते हैं आप हार्डवेयर है, हार्डवेयर के ऊपर जो है ना ऑपरेटिंग सिस्टम है। हार्डवेयर में क्या क्या चीज़ें हैं, सीपीयू, मेमोरी, आपके कंप्यूटर का टोटल हार्डवेयर जो होता है ना इस लेयर पे मौजूद है। आप हार्डवेयर के ऊपर क्या इंस्टॉल करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ऑपरेटिंग सिस्टम किन किन चीज़ों पर मुश्तमिल होता है, उसके पास प्रोसेसेस होते हैं, उसके पास मेमोरी होती है, मेमोरी मैनेजमेंट की बात की जाए, फाइल सिस्टम होता है उसका, और आईओ मैनेजमेंट सिस्टम भी होता है। प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल सिस्टम के उन जो फाइल्स आपने अपने सिस्टम पे स्टोर करनी है या उनको डील करना है, तो उन फाइल्स को किस लिहाज से आप किस डायरेक्टरी में, किस फोल्डर में और किस नाम से सेव करेंगे, और उसकी टाइप क्या रखेंगे आप, ये फाइल सिस्टम। उसके बाद होते स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज होती हैं जो कि हेल्पफुल होती हैं कि आप उस फाइल के ऊपर डिफरेंट ऑपरेशंस क्या करते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं, ओपन, क्लोज, रीड, राइट, फोक वगैरह। यूटिलिटीज़ होती हैं, यहाँ पर शेल्स होते हैं, एडिटर्स होते हैं, फिल्टर्स होते हैं। शेल्स जहाँ पर आप जो है ना कमांड्स वगैरह लिखते हैं, या आप कोई अगर यूनिक्स की बात करें तो वहाँ पर आप कमांड्स भी टाइप कर सकते हैं, और वहाँ पर जो है ना आप उसके प्रोग्राम्स भी लिख सकते हैं, यूनिक्स के जो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के प्रोग्राम होते हैं लिख सकते हैं। और टॉप जो लेयर है वो क्या होती है, यूज़र्स, यानी कि यूज़र तभी उसके साथ इंटरेक्ट करेगा, ये नीचे सारी चीज़ें मौजूद होंगी। यहाँ पर यूज़र इंटरफेस आ जाता है जिसको आप खुद भी यूज़ करते हैं। वो यूज़र इंटरफेस आपका कमांड लाइन भी हो सकता है, वो बैच इंटरफेस भी हो सकता है, और वो जो है ना जीयूआई इंटरफेस भी हो सकता है। फाइल सिस्टम, अच्छा जी, तो ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ की एलिमेंट्स हैं, एक टेक्निकल लेयर ऑफ सॉफ्टवेयर होती है, दूसरा फाइल सिस्टम होता है, और तीसरा क्या है, सिंपल यूज़र इंटरफेस होते हैं। तो ये सॉफ्टवेयर की एक लेयर है, समझ ले, ठीक है। यहाँ पर फाइल सिस्टम इसके पास होगा, फाइल सिस्टम के बाद जो है ना उसके पास क्या होता है, एक इंटरफेस होता है, इंटरफेस जो कि हेल्पफुल होता है आपको ऑपरेट करने के लिए कंप्यूटर को। ये मज़ीद उसकी एक डिटेल डायग्राम है। सबसे नीचे देखें हार्डवेयर है, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसके बाद जो सर्विसेज ऑपरेटिंग सिस्टम, ये पूरा एक ये बॉक्स जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, और फिर ये कौन सी सर्विसेज हमें देता है ऑपरेटिंग सिस्टम, आई ऑपरेशंस, फाइल सिस्टम, कम्युनिकेशन, रिसोर्स, अकाउंटिंग, ये सारी सर्विसेज हमें कौन देता है, ऑपरेटिंग सिस्टम देता है। उसके ऊपर टॉप पे क्या होता है, यूज़र इंटरफेस। और अभी मैंने बात की थी यूज़र इंटरफेस 3 टाइप का है, जीयूआई इंटरफेस भी हो सकता है, बैच भी हो सकता है, और कमांड लाइन इंटरफेस भी हो सकता है। ऑपरेटिंग सिस्टम की जो है ना वो डिफरेंट टाइप्स हैं, यूज़र्स के लिहाज से भी और टास्क के लिहाज से भी, प्रोसेसर्स के की जो है ना के लिहाज से भी। अगर हम यूज़र्स के लिहाज से देखें तो क्या एक ऑपरेटिंग सिस्टम डिपेंड करता है कि उसको कितने नंबर ऑफ़ यूज़र्स यूज़ कर सकते हैं एक टाइम में। जो पहले डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम था माइक्रोसॉफ्ट का, उसको वो एक सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम था। चलें जी, एक यूज़र उसे इस्तेमाल करता है। जैसे आप अपना मोबाइल है तो आप सिर्फ उसे आप इस्तेमाल कर रहे हैं। अब हम बात करें अगर टास्क, मल्टीटास्किंग, सिंगल टास्क, यूनिटास्क और मल्टीटास्क होता है, तो देखें जी यूनिटास्क और मल्टीटास्क में ये फ़र्क होता है कि जो ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि सिंगल टास्क होगा, वो एक टाइम में, एक वक्त में एक काम, एक जॉब या एक टास्क परफॉर्म करता है। और जो मल्टीटास्क होता है वो एक टाइम में क्या होते हैं, मल्टीपल टास्क परफॉर्म करते हैं। तो बेटा इस वक्त आपके सामने एक टेबल मौजूद है जिसमें लेफ्ट साइड पे ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है, फिर यूज़र्स किसको सिंगल यूज़ कर सकते हैं, मल्टीपल यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। टास्क जो है ना उसको फिर सिंगल या मल्टीपल यूज़ कर वो सिंगल या मल्टीपल टास्क परफॉर्म करता है, ये भी डिपेंड करता है उसी पे। और ये वो टाइप्स थी। फिर अगर हम ख़ास तौर पर यूनिक्स को देखें तो यूनिक्स लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम्स फिर डिफरेंट फॉर्म्स में आते हैं, लेकिन उसकी जो कैटेगरीज है ना वो दो, यानी कि उसके जो मैन्युफैक्चरर्स थे वो यूनिक्स लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम से पहले जब उसका कर्नल डिज़ाइन किया गया था, शुरू में जब लिनक्स बनाया गया, तो उसमें दो तरह के थे। एक है सिस्टम 5 और एक है BSD। ये जो BSD टाइप है, यानी कि ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो BSD टाइप कर्नल रखता होगा अपने पास, या सिस्टम 5 से रिलेटेड उसका जो है ना आर्किटेक्चर होगा, वो कर्नल मौजूद होगा उसमें। तो BSD टाइप जो है ये नेटवर्किंग में ज़्यादा इस्तेमाल होता है, और सिस्टम 5 जो है ना बिजनेस एप्लीकेशन में ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो जो यूनिक्स लाइक ऑपरेटिंग BSD ऑपरेटिंग सिस्टम है प्योर, तो उसका जो कर्नल होगा वो BSD होगा। और सन ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसका कर्नल जो है ना BSD और सिस्टम 5 दोनों से क्या है, मिलके बनाते, दोनों का कॉम्बिनेशन हो सकता है। इसी तरह यही चीज़ देखनी है कि कौन सा यूनिक्स का फ्लेवर जो है ना, यूनिक्स लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से टाइप ऑफ कर्नल पे कंसिस्ट करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम
मल्टी यूज़र भी होते हैं और लिगेसी ऑफ इनसिक्योर ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी यूज़र तो मतलब पता है कि एक टाइम में मल्टीपल यूज़र उसे क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा जी, अब अगर हम बात करें कि इनसिक्योर ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो इनसिक्योर ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन कौन से आते हैं, यानी कि जो वो ज़्यादातर सिक्योर नहीं होते, सिक्योरिटी इशू आता है उनके अंदर। हैकिंग में वो अगर कोई लोग इस तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करेंगे तो उनके सिस्टम्स के हैक होने के ज़्यादा चांस होते हैं। मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, डॉस, विंडोज़ कम्प्लीटली इनसिक्योर। अगर सिक्योरेबल ऑपरेटिंग सिस्टम देखे जाएं कि जो कि इन ऑपरेटिंग सिस्टम की बिना पे के लिहाज से ज़्यादा सिक्योरिटी हमें प्रोवाइड करते हैं, तो उनमें जो है ना सबसे बेस्ट जो से मतलब कि हम तस्वर करते हैं यूनिक्स है और विंडोज़ NT है। ये सिक्योरेबल ऑपरेटिंग सिस्टम में आते हैं, क्योंकि ये जो है ना ये रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं यूज़र्स के ऊपर कि यूज़र्स जो है ना जस्ट वो अपने जितने उनके लिमिटेशंस लगाई गई हैं वो उतनी लिमिट तक ही उस सिस्टम को यूज़ कर सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम, शेल एंड कमांड इंटरप्रेटर्स। एक ऑपरेटिंग सिस्टम जो भी आप यूज़ करेंगे उसमें शेल भी होंगे और कमांड इंटरप्रेटर्स भी उसके होंगे। और शेल में आप क्या कर सकते हैं, मैंने बताया कि आप स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में प्रोग्राम्स लिख सकते हैं या कोई बैच फाइल्स जो है ना क्रिएट कर सकते हैं, सिंपल प्रोग्राम्स बना सकते हैं यूनिक्स शेल्स के ख़ास तौर पे। और जो अगर विंडोज़ के देखा जाए, माइक्रोसॉफ्ट का शेल देखा जाए तो वो सिंपल एक डॉस विंडोज़ यूज़ होती है, उसके ऊपर आप क्या करते हैं कमांड्स वगैरह डॉस कमांड्स यूज़ कर सकते हैं। जो ब्लैक स्क्रीन आप CMD लिखेंगे स्टार्ट में जाके तो वहाँ पे वो उसका जो है ना कमांड इंटरप्रेटर आपके सामने आ जाएगा। लॉग एंड ऑडिट्स की बात की जाए तो देखें OS कर्नल ने इस चीज़ का रिसोर्सेज शेयर करने हैं और सर्विसेज देनी है। कर्नल की मैंने भी बात की थी ना कि वो बैकएंड पे काम कर रहा होता है, ओवरऑल आपके सिस्टम को उसी ने कंट्रोल करना होता है। कर्नल के बारे में एक कंप्लीट जो है ना वीडियो है, एक कंप्लीट एक लेक्चर है, अगर आप लोगों ने सुनना है देखना है तो मेरे चैनल पे कर्नल के नाम व्हाट इज़ कर्नल जो है ना वो वीडियो एक मौजूद होगी ऑपरेटिंग सिस्टम के कोर्स में, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। तो बेटा अब इसने जो है जो कर्नल है उसकी ज़िम्मेदारी है कि उसने जो जो काम किए हैं, जो जो रिसोर्सेज दिए, फिर जो टास्क परफॉर्म किए, उन तमाम की जो ट्रांजैक्शंस होती हैं ना वो ट्रांजैक्शंस अपने पास स्टोर करता है, ताकि इन फ्यूचर वो उसको पता हो कि देखिए ना अकाउंटेबिलिटी की बात की जा रही है, ऑडिट्स की बात की जा रही है। ऑडिट्स में क्या होता है, अगर हम रियल वर्ल्ड में देखें कि जो ऑडिट्स होते हैं वो क्या करते हैं, ऑडिटर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं कि आपकी कंपनी है ना तो आपने पूरे साल में कितना पैसा कमाया, क्या किया, क्या कुछ नहीं किया, रिटर्न फॉर्म में आपका एक ऑडिट तैयार होता है। यहाँ पर भी ऐसे ही है कि वो लॉग एंड ऑडिट्स में क्या करता है कि वो ओवरऑल जितने भी उसने काम किए हैं उसकी एक लिस्ट वो क्या करता जाता है, लिस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन्स प्रिपेयर करता जाता है, ताकि बाद में अगर कोई इशू हो तो वो उसको चेक कर सके और उसको पता हो कि उसने क्या क्या टास्क अभी तक परफॉर्म किए हैं। प्रिविलेज्ड अकाउंट्स, अब हम यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन अप्लाई कर देते हैं प्रिविलेज्ड अकाउंट्स में यूज़र्स पे। फॉर एग्जांपल अगर विंडो यूज़ करते हैं ना तो विंडो में आप डिफरेंट अकाउंट, एक गेस्ट अकाउंट यूज़ करते हैं और एक आप यूज़ करते हैं एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट। जो एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट होता है उसको आपके सिस्टम पे जो है ना एक्सेस ज़्यादा चीज़ों की होती है और आपका सिस्टम जो होता है वो ज़्यादा रिसोर्सेज को यूज़ कर रहा होता है जब आप एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट के साथ स्विच होते हैं। अगर आप गेस्ट अकाउंट के साथ स्विच होते हैं तो काफ़ी सारी चीज़ें जो होती हैं ना वो हाइड कर ली जाती हैं, वो आपको शो नहीं करवाई जाती, जस्ट यूज़र प्रिविलेजेस के लिहाज से दिया जाता है, आपको उसकी एक्सेस दे दी जाती है। लेकिन किसी हद तक जो है फिर वो यहाँ पर एक चांस होता है कि आप जो यूज़र्स हैं ना वो फिर भी किसी ना किसी लिहाज से किसी ना किसी टेक्निक से वो इस प्रिविलेज को बाईपास कर लेते हैं। लेकिन अगर हम देखें यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में तो वहाँ पर ऐसा नहीं होता। उसके अंदर जो यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट होता है और जो यूनिक्स है वहाँ पर यूनिक्स के लिए क्या होता है, एक रूट के नाम से अकाउंट होता है, वहाँ पर जो एडमिन होता है वो उसको मैनेज कर रहा होता है। ठीक हो गया। तो जो प्रिंसिपल 4 यहाँ पर है, 3 प्रिंसिपल ऑलरेडी आई थिंक सो के प्रीवियस लेक्चर्स में हमारे कवर हो चुके हैं। मिनिमम प्रिविलेज कि हमने कम से कम एक्सेस देनी है किसको, यूज़र्स को, क्योंकि जितनी ज़्यादा देते जाएंगे उतना जो है हमारा सिस्टम इनसिक्योर होता जाएगा। हमने उसको इनसिक्योर नहीं करना, उसको क्या करना है, सिक्योर करना है। ऑपरेटिंग कंपेयरिंग यूनिक्स लाइक एंड विंडोज़ कंप्यूटर्स। अब हमने ये देखना है कि यूनिक्स और विंडोज़ कंप्यूटर्स जो हैं इनको अगर हम कंपेयर करें तो कौन से हमारे लिए ज़्यादा बेस्ट होंगे। ऑब्वियसली यूनिक्स लाइक जो है ना ऑपरेटिंग सिस्टम वो ज़्यादा बेस्ट हैं बनिस्बत के इसके विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के। तो इसके अंदर फाइल एंड डायरेक्टरी स्ट्रक्चर यूनिक्स और विंडोज़ का जो वो डिफरेंट है।
बोथ हैव सेम बेसिक एलिमेंट, लेकिन उसके जो कुछ एलिमेंट्स हैं ना वो सेम है। देखिए ना, स्ट्रक्चर डिफरेंट है लेकिन उसके एलिमेंट्स क्या हैं, सेम है। और भी इसमें काफ़ी सारे डिफरेंसेस दिए हुए हैं कि जैसे कि देखें कि विंडोज़ डिड नॉट हैव अ रिमोट शेल लॉगिन फीचर लाइक यूनिक्स एट द आउटसाइड। यूनिक्स के पास फिर जो ना रिमोट शेल कंट्रोल होता है, लेकिन विंडोज़ के पास नहीं होता, जिससे आप रिमोटली सिस्टम को क्या कर सके, कंट्रोल कर सके। फिर यहाँ पर ये होता है कि आप जस्ट विंडोज़ में जब आप होते हैं ना बेटा, विंडोज़ जब आप यूज़ कर रहे हैं तो आपने वही स्ट्रक्चर, वही प्रोग्राम्स यूज़ करने जो कि सिस्टम यानी कि जितने विंडो बनाई, क्योंकि आप यूज़र इंटरफेस पे काम कर रहे हैं। जब आप यूज़र इंटरफेस पे काम करते हैं तो जो चीज़ें पहले से लिखी हुई हैं उन्हीं चीज़ों को ही आपने क्या करना होता है, यूज़ करना होता है। जो यूज़र ने प्रोग्राम्स लिखे हुए हैं आप उन्हीं प्रोग्राम्स को यूज़ करते हो, अपनी तरफ से कोई स्क्रिप्ट्स वहाँ ऐड नहीं कर सकते। ऐसा यूनिक्स के अंदर नहीं है, इसलिए यूनिक्स ज़्यादा सिक्योर है, क्योंकि आप ऑलरेडी एक बनी हुई चीज़ को यूज़ कर रहे हैं। तो उसके ड्रॉबैक्स ये होते हैं कि अगर उसके बारे में किसी को डीपली नॉलेज है तो उसको वो ईजिली उसकी सिक्योरिटी ब्रेक कर सकता है, सिक्योरिटी फीचर्स फिर उसके ज़्यादा नहीं होते। लेकिन यहाँ क्योंकि आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं, कुछ स्क्रिप्ट्स, कुछ प्रोग्राम्स आप खुद से लिख सकते हैं, तो इसलिए ये क्या है, आपके पास यूनिक्स ज़्यादा सिक्योर है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात की जाए तो यहाँ पर जो है ना शेल कमांड्स के लिहाज से कि विंडोज़ के अंदर कौन सी कमांड्स यूज़ होती हैं सेम पर्पस के लिए, और वही यूनिक्स के अंदर कैसे लिखी जाएंगी। अगर आपने चेंज मॉड करना है तो उसके लिए ch मॉड, और यहाँ पर क्या है जी, CLS कमांड यूज़ होती है। चेंज ऑनरशिप तो यहाँ पर CLS, चेंज ग्रुप तो यहाँ पर ये वो कमांड्स हैं जिन कमांड्स की बिहाफ पे, यानी कि अगर हम यूनिक्स लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करेंगे तो सेम टास्क परफॉर्म करने के लिए हम ये कमांड यूज़ करेंगे, और विंडोज़ में ये कमांड्स यूज़ करेंगे। ठीक हो गया। ये इसका नो डायरेक्ट इक्विवेलेंट का मतलब ये हुआ कि इसके से रिलेटेड इसका कोई इक्विवेलेंट कमांड विंडोज़ की नहीं है। फर्दर कमांड जस्ट आपने एक नज़र देख लेना है इनको, कोई इतना डीपली इनको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, ताकि पता हो कि ये इसके अंदर यूँ कमांड्स हम टाइप करेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम में यूनिक्स लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम के जो है ना इसके अंदर ये देखना है कि डायरेक्टरी स्ट्रक्चर अगर देखा जाए तो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर में जो है ना आपके पास ये इस तरह डायरेक्ट, जब भी आप किसी डायरेक्टरी में जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल यूज़र है या बिन है, तो इसका स्ट्रक्चर इस तरह होगा। लेकिन यहाँ पर अगर देखें तो ये आपके पास C WinNT या विंडो 32 या सिस्टम 32, इस तरह से जो है ना आपके पास सिस्टम का स्ट्रक्चर होता है, डायरेक्टरी स्ट्रक्चर होता है। ठीक हो गया। यानी कि अगर आप ड्राइवर्स का डायरेक्टरी स्ट्रक्चर देखें, ड्राइवर्स तक आपने एक्सेस करनी है तो उसका स्ट्रक्चर होगा सिस्टम 32 एंड ड्राइवर्स। ठीक है, सिस्टम रूट से जाके, और यहाँ पर सिर्फ क्या आपने लिखना है, DEV डेव, इस स्ट्रक्चर में ये होगा। और अगर देखें दोनों के अंदर एक चीज़ और कॉमन चीज़ नज़र आ रही है कि वो जो यहाँ पर हम क्या यूज़ करते हैं, फॉरवर्ड स्लैश यूज़ करते हैं इस स्ट्रक्चर के अंदर, यहाँ पर क्या होता है, बैकवर्ड स्लैश यूज़ होता है। नेक्स्ट, ये उसके सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स, सॉफ्टवेयर कॉन्सेप्ट्स के लिहाज से डिफरेंसेस हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम यूनिक्स जो है उसमें किस तरह के सॉफ्टवेयर्स यूज़ हो सकते हैं, और विंडोज़ में जो है ना किस तरह। फॉर एग्जाम्पल अगर लाइब्रेरीज़ की बात की जाए तो इसमें स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज़ यूज़ होती हैं, इसमें Win32 APIs यूज़ होती हैं। ठीक है, अगर हम बात करें थ्रेड्स की तो इधर भी थ्रेड्स होते हैं, इधर भी थ्रेड्स होते हैं, इधर भी प्रोसेस होते हैं, इधर भी प्रोसेस होते हैं। ठीक हो गया ना। इधर सिम्बॉलिक एंड हार्ड लिंक्स होते हैं, इधर जस्ट हार्ड लिंक्स होते हैं। ये आगे हम देखेंगे कि हार्ड लिंक्स क्या होते हैं। अच्छा, लॉन्ग फाइल नेम्स होते हैं, लॉन्ग फाइल नेम्स ऑन NTFS, ये फाइल टाइप है उसकी, फाइल सिस्टम की। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको दिखा दूं कि इसके अंदर फॉर एग्जांपल यहाँ स्क्रिप्ट्स हैं, यहाँ स्क्रिप्ट्स हैं, और ये शेल्स होते हैं यहाँ पर यूनिक्स के, और इसके क्या है, DOS कमांड विंडो होती है। देखिए ना, इसके पास क्या है, शेल है, और शेल के अंदर आप क्या कर सकते हैं, शेल के अंदर आप स्क्रिप्टिंग प्रोग्राम्स लिख सकते हैं, कमांड्स एग्जीक्यूट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें ना DOS कमांड में, यहाँ पर आप कमांड्स रन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सॉफ्टवेयर का डिफरेंस है, बहुत सारे दिए हुए हैं, आपने कोई भी करना है। तो यहाँ तक जो था ना आपका ये लेक्चर कंप्लीट होता है। कोई बात समझ ना आई हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।